Hello friends, this is Anamika and I would like to welcome you all on AIM with Rajendra platform। तो आज हम डिस्कस में लाने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे यूपीटीईटी, सुपर टीईटी, सीटेट और ऑल इंडिया टेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे कुछ न्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन है एज वेल एज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन इस तरीके से करेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट का कंटेंट है वो भी कंप्लीट होता जाएगा और साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। सबसे पहले जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है वो है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। तो ऑप्शंस हैं खाली स्लेटों के रूप में, यानी ब्लैंक स्लेट जो टेबुला रासा कहा था जिसको। ऑप्शन नंबर बी, छोटे वयस्कों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसको अपन क्या कहेंगे, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। यानी जो एक्टिव इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे को एक्टिव इन्वेस्टिगेटर मतलब वो ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और एक्टिवली ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। कोई ऑप्शंस हैं, एक अनुबंधित गतिविधि, ऑप्शन बी एक सामाजिक गतिविधि, ऑप्शन सी एक व्यक्तिगत गतिविधि, ऑप्शन डी एक निष्क्रिय गतिविधि। तो आप सब इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे पहले। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है एक सामाजिक गतिविधि, क्योंकि जो भी वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी थी उन्होंने सोशल या सामाजिकता को उसमें बहुत इंपॉर्टेंस में बताया गया था कि सामाजिक होना या सामाजिकता में बच्चे को लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सोशल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो वयस्कता यानी एडोलिसेंस। तो एडोलिसेंस का जो भी कैरेक्टर्स एडोलिसेंस में जो दिखाई पड़ते हैं, एडल्टहुड के जो कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं वो किस एज से दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है मध्य बालावस्था, ऑप्शन डी है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो इसका आंसर आप सब बताएंगे। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है किशोरावस्था यानी एडोलिसेंस। तो एडोलिसेंस वो एज होती है जो एडल्टहुड में जब बच्चा कन्वर्ट होने वाला होता है तो उसके पहले एडोलिसेंस आती है। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एडोलिसेंस से दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 है, जब बच्चे यह पहचानते हैं प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं से अवगत है तो यह कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सूचना भूमिका लेना, ऑप्शन बी सामाजिक और पारंपरिक प्रणाली की भूमिका लेना, ऑप्शन सी आत्म प्रतिबिंब, ऑप्शन डी आपसी भूमिका लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आत्म प्रतिबंध, जिसको अपन सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो जब बच्चा दूसरे पहचानने लगते हैं कि दूसरे के विचारों और भावनाओं से अवगत हो जाते हैं तो उसको क्या कहने लगते हैं, आत्म प्रतिबिंब, सेल्फ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं, ए विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षक अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, ऑप्शन बी विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, ऑप्शन सी बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के भिन्न वर्गों में पढ़ा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले तो आप सब देंगे।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हूँ। मतलब जो भी स्पेशल पर्सनालिटी वाले बच्चे हैं उनकी मतलब क्योंकि जो क्लास होती है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सब में अलग अलग सबकी कॉम्पिटेंसी होती है, सब में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो क्या होता है, इसका टीचर को इतना प्रशिक्षित होना चाहिए कि वो हर तरीके के बच्चों को डील कर सके क्लास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन बी है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन सी है उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन डी है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो क्या होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो बच्चे छोटे जब घर से आते हैं तो जो भी उनके साथ अनुभव आते हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो क्लास में वो उस तरीके के एक्सपीरियंसेस को शो करते हैं। तो क्या होता है, अपन को क्लास में क्या दिखाना चाहिए, जो भी हम लोग टीचर होगा क्लास में वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा उन बच्चों के उन एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, जो इसका बेस्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए is the correct answer for this question. ऑप्शन 7, क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 है, कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो कोलबर्ग जो थे उन्होंने स्टेजेस दी थी, मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस, यानी कि नैतिक विकास की अवस्थाएं दी थी। तो इन्होंने पहले 3 स्टेजेस दी थी, जिसको पूर्व परंपरागत या फिर प्री कन्वेंशनल बोलते हैं इंग्लिश में। परंपरागत यानी पश्च परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल। तो कोहलबर्ग की जो स्टेजेस थी, इन्होंने 3 स्टेजेस में सबसे पहले डिवीजन किया, फिर उसके बाद उन्होंने इसी स्टेजेस को हर स्टेजेस के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और बच्चा किस एज में किस तरीके से उसका नैतिक विकास किस स्तर पर होता है ये बताया। तो इसमें बताया गया कि बालक बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो ये जो प्री कन्वेंशनल है यानी कि पूर्व परंपरागत स्टेज है कोहलबर्ग की, जो पहली अवस्था है, उसमें इन्होंने बताया कि जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड की एज होती है, मतलब बच्चा अगर उसने देखा कि उसके भाई या बहन को किसी काम करने पर डांट पड़ गई या उसको किसी ने मार दिया या उसको पिटाई कर दी गई उस बच्चे की, तो बच्चा उस चीज से डरता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो, तो वो काम वैसा नहीं करता है। और सपोज उसने कुछ अच्छा काम किया और उसके बड़े भाई या बहन को मम्मी पापा ने चॉकलेट गिफ्ट कर दी, तो वो बच्चा खुश हो जाएगा, वाह इस काम के लिए मुझे चॉकलेट मिली। तो वो भी अपने भाई बहन को देखकर इस चीज को फॉलो करने लगता है कि हाँ, तो ये कहीं ना कहीं रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार, बाह्य पुरस्कार हो गया जो उसको रिवॉर्ड मिला। और अगर उसी काम को करने पर उसको पनिशमेंट मिल जाए तो वो पनिशमेंट। तो इसको जो प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत स्टेज है, उसकी जो पहली स्टेज होती है रिवॉर्ड और पनिशमेंट की एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी को कहते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट की एज, जो प्री कन्वेंशनल एज की एक स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। ऑप्शंस हैं भाषा अनुकूलन श्रेणी, ऑप्शन बी भाषा अर्जन साधन तंत्र, ऑप्शन सी भाषा स्वीकार्य इच्छा, ऑप्शन डी भाषा ज्ञान। सबसे पहले आप सब इसका आंसर देंगे। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा अर्जन साधन तंत्र, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या LAD शॉर्ट फॉर्म में
और वैसे लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं। तो ये नॉम चॉम्स्की ने बताया कि हर किसी जो भी मानव हैं, जो भी लिविंग है मानव हैं, तो उनमें एक ऐसी कैपेसिटी होती है, नेचुरल कैपेसिटी, कि वो भाषा अर्जन कर लेते हैं। जैसे जो भी बच्चा है वो जैसे ही 2 से 3 साल या 5 साल का होता है तो वो उसको कुछ सिखाते नहीं हैं, कुछ जो वर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज आती है वो नेचुरली ही सीखता है और उसके पास इतना ज़्यादा कलेक्शन हो जाता है वर्ड्स का। इसीलिए जो चाइल्डहुड स्टेज होती है या पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज बोला जाता है। और ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है। तो चाइल्डहुड स्टेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? नॉम चॉम्स्की ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? तो ये क्वेश्चन का आंसर सब आप बताएंगे पहले तो। ऑप्शंस हैं स्किनर, गेट्स, ऑप्शन सी शेफर और ऑप्शन डी थॉमसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्किनर। तो स्किनर ने ही ये बताया कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन, तो ये एक लर्निंग के लिए एक हाईवे का काम करता है, या नेशनल हाईवे, या जो भी अपन कह लें, राजमार्ग एक तरीका होता है लर्निंग का। तो ये सबसे पहले स्किनर ने बताया था और इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक यानी निगेटिव लर्निंग, या फिर जो लर्निंग पीछे होने लगती है निगेटिव लर्निंग कहेंगे अपन उसको। तो निगेटिव सीखने का स्थानांतरण ये क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं कुछ ना सीखना, ऑप्शन बी सीखने में बाधा, ऑप्शन सी बाएं हाथ से सीखना, ऑप्शन डी गलत कौशल सीखना। आंसर आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, जिसको अपन कहते हैं ऑब्स्टिकल्स इन लर्निंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 11, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं। तो सिगमंड फ्राइड किसके जनक माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं प्रेरणा के सिद्धांत के, ऑप्शन बी है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के, ऑप्शन सी है संबंधता का सिद्धांत, ऑप्शन डी है समानता के सिद्धांत के। तो इसका आंसर आप सब दें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस थ्योरी, जो सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई थी, जिन्होंने इंसान की जो भी अवस्थाएं होती हैं तो उनके बारे में बताया गया था। ईगो, सुपर ईगो में इन्होंने क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले तो आप सब देंगे। ऑप्शंस हैं पावलोव, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक एंड ऑप्शन डी कोहलर। तो जो ऑप्शन सी थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग दिए थे, यानी सीखने के सिद्धांत सर्वप्रथम। तो इन्होंने सबसे पहले तो 3 लॉ दिए थे, जो कि थे, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अफेक्ट
परिणाम प्रभाव। लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो इन्होंने जो ये नियम दिए थे इसमें इन्होंने बताया था कि जो लॉ ऑफ रेडीनेस है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है जब बच्चा तत्पर होता है, जब वो उसमें सीखने के लिए खुद तैयार है। किसी चीज़ के लिए अगर हम तैयार होते हैं सीखने के लिए, तो वो चीज़ उसमें लर्निंग ज़्यादा बेटर तरीके से होती है एज़ कम्पेयर टू जब हमें कंपेल किया जाए या फिर हमें फोर्स किया जाए कुछ चीज़, कुछ काम करने के लिए या कुछ सीखने के लिए। तो लॉ ऑफ रेडीनेस इनका जो पहला नियम था। दूसरा था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि वो नियम उन्होंने जो बताया कि जो काम हम करते हैं, लाइक लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहते हैं इसी को। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उस काम में हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर इसी में दो कैटेगरीज में इन्होंने बांटा, एक था लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। मतलब जिस काम को हम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली तो उसमें हमें परफेक्शन गेन करते हैं, और जिस काम को हम नहीं करते हैं, या लॉ ऑफ डिसयूज़ जिस काम को, तो उसमें हमें ऑब्स्टिकल आने लगता है। जैसे कि अभी ऋणात्मक या फिर निगेटिव लर्निंग बोली, तो उसमें यही होता है। और लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, जो इफेक्ट मतलब हमें परिणाम सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो हिंदी मीनिंग होगा परिणाम, यानी कि जो हमें लगता है कि इस काम को करने से हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है और वो उस रिजल्ट के लिए अपन रेडी होते हैं, यहाँ ये मिलेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है ये हमारा मीन्स कह सकते हैं कि जो भी अपन रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो रिजल्ट अगर अपन को मिल रहा है तो वो लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए परंपरागत विधि, ऑप्शन नंबर बी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ऑप्शन सी निगमनात्मक विधि, ऑप्शन डी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड होता है जिसमें विद्यार्थियों की स्वपहल होती है, मीन्स वो खुद रेडी होते हैं या प्रयास करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए या फिर किसी भी लर्निंग को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा चरण पद वांछनीय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। ऑप्शंस हैं, व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, ऑप्शन बी है व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, और ऑप्शन डी है विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, यानी कि जो सोशल और फाइनेंशियल स्तर होता है उसकी पहचान करना अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए एक वांछनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी स्थिति परक परीक्षण, ऑप्शन सी रॉशा परीक्षण, एंड ऑप्शन डी प्रेक्षण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा रॉशा परीक्षण, जो एक पर्सनालिटी टेस्ट था
तो जो रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट था, इसमें जो स्याही धब्बे बनाए गए थे, तो स्याही धब्बों को जब रखा गया था और फिर लोगों से पूछा गया था कि आपको, एक डायग्राम बन गया था, आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो जो लोगों के मन में, जो उनकी अचेतन मन में जो भी चल रहा था, उनको उसी हिसाब का वो स्ट्रक्चर दिखने लगा था। तो इससे एक पर्सनालिटी टेस्ट इसको कहा गया था। तो यह व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, लेकिन तो बाकी जो साक्षात्कार है, स्थितिपरक परीक्षण है और प्रेक्षण है, ये सब आते हैं व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि में, जबकि रोशा परीक्षण एक पर्सनालिटी टेस्ट है, जबकि ये व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि में नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? ऑप्शंस हैं, बालक के चिकित्सा व्यवसायी डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना। ऑप्शन बी, बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने के निर्धारण का परीक्षण करना। ऑप्शन सी, बालक के अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा, इसका परीक्षण करना। ऑप्शन डी, बालक के गणित मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बालक के गणित के मानकों का निर्धारण का परीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शंस हैं, समस्या आधारित, ऑप्शन बी किंडरगार्टन मेथड या किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन सी निर्देशित अन्वेषण यानी खोज, ऑप्शन डी प्रदर्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आप लोग बताएंगे। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा निर्देशित अन्वेषण यानी कि खोज। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचना कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को जोखिम खतरा उठाने के लिए करना, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के अध्यवसायी और विलंब संतुष्टि मार्गदर्शन प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर यह है वो है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अनियंत्रित करना। तो यह एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है। अगर शिक्षण अधिगम या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही हो, उस टाइम पर जो विद्यार्थी हो वो अनकंट्रोल हो जाएं या नियंत्रण में ना रहें, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये विकास में बाधा पहुंचाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 है, अधिगम अयोग्यता निर्योग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए यह बाध्य है तथा शैक्षिक और सांस्कृतिक वांछना से होती है, ऑप्शन बी यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है, ऑप्शन सी यह बाह्य और संवेगिक विक्षोभ बाधा से होती है, ऑप्शन डी यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे पहले। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसको कहेंगे यह आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। तो जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जब उसमें कोई डिसफंक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, जब पर्यावरणीय प्रभाव
संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इस तरह से अधिगम को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर द्वारा दी गई थी, और ऑप्शन नंबर बी प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, जो ट्रायल और एरर थ्योरी थी जो थॉर्नडाइक ने दी थी, और ऑप्शन सी है सामाजिक अधिगम या फिर सोशल लर्निंग, व्योत्स्की द्वारा दी गई थी जो, और ऑप्शन नंबर डी है क्लासिकल कंडीशनल, पैवलोव की जो एक्सपेरिमेंट था वो क्लासिकल कंडीशनल पे दिया गया था। तो इसका सही आंसर आप सब बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग। तो जब पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है तो वो अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये किस तरीके से होंगे, जब सामाजिक अधिगम होगा या सोशल लर्निंग होगी तो उसके लिए पर्यावरण प्रभाव का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी की अभिरुचि, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, और लास्ट में जो डी ऑप्शन है उसमें 1, 2 और 3 एंड 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताएंगे। तो जो सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही हैं। तो ये सारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों की अभिरुचि, जो इंटरेस्ट होगा बच्चे का, वो भी इम्पैक्ट करेगा लर्निंग को। विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, ये भी इम्पैक्ट करता है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, जो भी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां होंगी वो भी बच्चे को अधिगम को प्रभावित करती हैं। और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 और 4। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम्स में, क्योंकि ऑप्शंस फिलिंग में प्रॉब्लम होती है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ऑप्शंस हैं, जीव के व्यवहार को प्रदर्शित और नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना, ऑप्शन सी है जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, ऑप्शन डी है जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर तो आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शंस हैं, क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन सी त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा क्षेत्र का सिद्धांत, क्योंकि ये कोई बिहेवियरिस्ट ने या कोई भी जो व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है, क्षेत्र का सिद्धांत होता ही नहीं है। जबकि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी होता है, ट्रायल और एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की है, एक क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी होती ही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज इतने ही क्वेश्चंस थे जो हम डिस्कशन में लाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।